दोस्तों, एक झील जहां पानी में मछलियां नहीं इंसानी कंकाल तैरते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 600 से 800 कंकाल। और जब वैज्ञानिकों ने इनकी डीएनए जांच की, जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 1942 दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पूरी दुनिया में जंग की आग भड़की हुई थी और भारत के उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल हिमालय की ऊंचाइयों पर गश्त कर रहे थे। वह चमोली जिले के एक दुर्गम इलाके में थे। समुद्र तल से 16,500 फीट से भी ऊपर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। अचानक उनकी नजर एक झील पर पड़ी, लेकिन ये कोई आम झील नहीं थी। बर्फ पिघलने के बाद झील का पानी बिल्कुल साफ था और उस पानी के अंदर जो नजारा था उसने रेंजर की रूह कपा दी। पानी में तैर रहे थे इंसानी कंकाल। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल। इतनी ऊंचाई पर जहां आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, ये कंकाल कहां से आए? रेंजर मधवाल ने तुरंत अपने अंग्रेज अफसरों को इसकी सूचना दी। बात जंगल विभाग से निकलकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस तक पहुंच गई और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा शक जिसने पूरे ब्रिटिश राज में हड़कंप मचा दिया। वक्त था दूसरा विश्व युद्ध का। जापानी सेना पूरे एशिया में फैल रही थी। वे बर्मा तक आ चुके थे, जिसे आज का म्यांमार कहते हैं। अंग्रेजों को डर था कि कहीं जापानी हिमालय के दर्रों से होकर भारत में घुसपैठ तो नहीं कर रहे। और अब अचानक हिमालय की इतनी ऊंचाई पर सैकड़ों कंकाल मिले थे। अंग्रेज अफसरों का दिमाग दौड़ गया। ये तो जापानी सैनिकों के कंकाल हो सकते हैं। शायद वे किसी गुप्त रास्ते से भारत आ रहे थे और बर्फीले तूफान में फंस गए। तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की गई। अंग्रेज अफसर खुद इस दुर्गम इलाके में पहुंचे। उन्होंने पूरी झील और आसपास के इलाके को छान मारा, लेकिन जांच में जो सामने आया उससे वे हैरान रह गए। कंकालों के पास न तो कोई हथियार था, न वर्दी का कोई टुकड़ा, न कोई फौजी सामान। और सबसे बड़ी बात, जब कंकालों की जांच की गई तो पता चला कि ये कंकाल हाल के नहीं थे, ये सैकड़ों साल पुराने थे। जापानी सैनिकों का शक खत्म हो गया, लेकिन सवाल और गहरे हो गए। अगर ये जापानी नहीं थे तो ये लोग कौन थे और यहाँ कैसे मरे? पहले समझते हैं इस झील के बारे में। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक हिमनदी झील है। यह त्रिशूल पर्वतमाला की गोद में बसी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16,499 फीट यानी 5,029 मीटर है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है। तापमान माइनस में रहता है। झील खुद बहुत बड़ी नहीं है, करीब 40 मीटर चौड़ी और महज 2 से 3 मीटर गहरी, यानी क्षेत्रफल लगभग 1000 से 1500 वर्ग मीटर के बीच। साल के ज्यादातर समय ये झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब मई जून में गर्मी बढ़ती है और बर्फ पिघलती है तो झील का असली चेहरा सामने आता है। बर्फ के पिघलते ही झील के किनारे और पानी के अंदर दिखने लगते हैं इंसानी कंकाल। कुल मिलाकर 600 से 800 कंकाल यहाँ बिखरे पड़े हैं। कई कंकालों पर आज भी मांस चिपका हुआ है, बाल मौजूद हैं। इतनी ठंड में इतनी ऊंचाई पर ये कंकाल सैकड़ों सालों से प्राकृतिक रूप से संरक्षित हैं। ये हिमालय की बर्फ के नीचे दफन इतिहास के गवाह हैं। जब विज्ञान जवाब नहीं दे पाता तो लोग अपनी पुरानी कहानियों की ओर देखते हैं। और गढ़वाल के लोगों के पास रूपकुंड के बारे में एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी है कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी गर्भवती रानी बलप्पा की। राजा जसधवल ने देवी नंदा की पूजा के लिए यात्रा निकाली। उनके साथ थे उनकी रानी, नौकर चाकर, नर्तकियों का दल और सैनिक। यात्रा लंबी और कठिन थी। पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते वे रूपकुंड के पास पहुँचे। ये इलाका देवी नंदा को समर्पित माना जाता है, बेहद पवित्र। लेकिन राजा और उनके लोग भूल गए कि वे इस पवित्र स्थान पर हैं। उन्होंने यहाँ डेरा डाला और मौज मस्ती, नाच गाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि देवी की पवित्र भूमि का अपमान हुआ। इससे देवी नंदा क्रोधित हो गईं। उन्होंने आकाश से ऐसे ओले बरसाए मानो लोहे के पत्थर गिर रहे हों। ओले इतने बड़े और तेज थे कि कोई बच नहीं सका।
राजा रानी और उनका पूरा दल वहीं मारा गया। उनके शरीर बर्फ और ओलों के नीचे दब गए। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो उनके कंकाल दिखते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये उसी घटना के गवाह हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह नंदा देवी राज जात यात्रा से जुड़ी है, जो हर 12 साल में होती है, जो हर 12 साल में होने वाली एक विशाल तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा का एक पड़ाव आज भी रूपकुंड के पास पड़ता है। अब कहानी आती है विज्ञान की। 1950 के दशक के अंत में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने इन कंकालों की गहन जांच शुरू की। वैज्ञानिकों ने कंकालों को इकट्ठा किया, उनकी माप ली, उनकी बनावट देखी। कुछ नमूने देहरादून के मानव विज्ञान संग्रहालय में रखे गए, जहां आज भी देखे जा सकते हैं। शुरुआती जांच में ही एक हैरान करने वाली बात सामने आई। कई खोपड़ियों के ऊपरी हिस्से पर गहरी चोट के निशान थे। ये चोटें ऐसी थीं जैसे कोई भारी और गोल चीज ऊपर से गिरी हो। वैज्ञानिकों ने तुरंत इसे ओलों से जोड़ा। बड़े बड़े ओले और तेज गति से गिरे तो खोपड़ी पर ऐसे ही फ्रैक्चर हो सकते हैं। यह खोज सदियों पुरानी किंवदंती से पूरी तरह मेल खाती थी। लगा कि शायद ये लोग सच में किसी भीषण ओलावृष्टि में मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, ये घटना कब हुई? इसका जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया। 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने कंकालों की डेटिंग की। नतीजा आया, ये कंकाल लगभग 850 ईस्वी के हैं, प्लस माइनस 30 साल, यानी 9वीं सदी की शुरुआत के। अब तक सब कुछ साफ लग रहा था, एक समूह, एक घटना, एक तारीख। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि पूरी कहानी ही बदल गई। 2019 में एक ऐसी रिसर्च सामने आई जिसने रूपकुंड के रहस्य को पूरी तरह उलट पलट कर रख दिया। यह स्टडी भारत, अमेरिका और जर्मनी के 16 स्थानों के 28 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। उन्होंने 5 साल तक रिसर्च की और उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 38 कंकालों का जीनोम वाइड एनालिसिस किया, यानी पूरे डीएनए की जांच की। साथ ही दोबारा रेडियो कार्बन डेटिंग की और खान पान जानने के लिए आइसोटोप टेस्ट किए गए। और जो नतीजे सामने आए उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। पता चला कि ये कंकाल एक समूह के नहीं थे, न ही 2 समूह के, बल्कि ये 3 बिल्कुल अलग अलग वंश समूह के थे। पहला और सबसे बड़ा समूह, इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया रूपकुंड ए। इसमें 23 व्यक्ति शामिल थे। इनका डीएनए आज के दक्षिण एशियाई लोगों से मिलता था, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल के इलाकों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। इनकी मौत 7वीं से 10वीं सदी के बीच हुई, कई अलग अलग घटनाओं में हुई थी। यानी 2004 वाली स्टडी में जो 9वीं सदी की एक ही घटना बताई गई थी वो गलत थी। अब आता है सबसे हैरान करने वाला समूह, दूसरा समूह रूपकुंड बी, जिसमें 14 व्यक्ति थे। इनका डीएनए बिल्कुल अलग था। ये डीएनए आज के पूर्वी भूमध्य सागर के लोगों से मेल खाता था, खासकर ग्रीस और क्रीट द्वीप के आसपास के इलाकों से। ग्रीस से हिमालय की 16,500 फीट ऊंचाई तक ये लोग कैसे पहुँचे? और सबसे बड़ी बात, इनकी मौत का समय भी अलग था। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये लोग 17वीं से 19वीं सदी के बीच मरे थे, यानी पहले समूह से करीब 1000 साल बाद। और इन सब की मौत एक ही समय पर एक ही घटना में हुई थी। इनके कंकाल एक साथ एक ही परत में जमा मिले। और तीसरा समूह रूपकुंड सी, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन यह एक व्यक्ति भी कम हैरान करने वाला नहीं था। इसका डीएनए दक्षिण पूर्व एशिया से मिलता था। विश्लेषण में पता चलता है कि यह लगभग 82% मलय और 18% वियतनामी वंश का था। और इसकी मौत भी 19वीं सदी के आसपास हुई थी, यानी ग्रीक समूह के करीब। तो दोस्तों, अब तस्वीर सामने है। 3 अलग अलग वंश समूह, 2 अलग अलग समय काल, एक 7वीं से 10वीं सदी, दूसरा 17वीं से 19वीं सदी, 1000 साल का अंतर। और ये सब एक ही जगह पर, एक ही छोटी सी झील में कैसे जमा हुए? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। इस स्टडी की सहलेखिका प्रोफेसर वीना मुशर्रफ त्रिपाठी, जो 2004 की स्टडी में भी शामिल थी, खुद कहती हैं
कि मेरे हिसाब से यह राज आज भी नहीं सुलझा। हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। ग्रीक लोग 1800 के आसपास हिमालय में क्या कर रहे थे? क्या वे व्यापारी थे? क्या वे किसी धार्मिक यात्रा पर आए थे? क्या वे सिकंदर के समय से बचे किसी यूनानी बस्ती के वंशज थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा? क्या वे सभी एक साथ यात्रा कर रहे थे? अगर हाँ, तो एक ही समय पर मरने वालों में अलग अलग वंश क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी की मौत ओलों से हुई? 2004 की स्टडी में कुछ खोपड़ियों पर ओलों के निशान जरूर मिले, लेकिन सभी पर नहीं। तो बाकी लोग कैसे मरे? ठंड से, बीमारी से, बर्फ खिसकने से? बीमारी वाली थ्योरी तो खारिज हो गई, क्योंकि कंकालों में किसी महामारी के बैक्टीरिया का डीएनए नहीं मिला। एक और बात जो इस झील को खास बनाती है, यहाँ के कंकालों का संरक्षण। 2003 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने यहाँ करीब 30 कंकाल बरामद किए। हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ कंकालों पर आज भी मांस चिपका हुआ था। कई खोपड़ियों पर बाल मौजूद थे। दरअसल इतनी ऊंचाई पर तापमान हमेशा माइनस में रहता है। बर्फ के नीचे दबे शव सड़ते नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से फ्रीज हो जाते हैं। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये कंकाल लगभग वैसे ही हैं। ऐसी प्राकृतिक ममियां दुनिया में बहुत कम जगह मिलती हैं, जैसे आल्प्स पहाड़ों में मिला 5300 साल पुराना पोची द आइसमैन। रूपकुंड भी इन्हीं खास जगहों में से एक है। लेकिन इस अमूल्य धरोहर पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है हम इंसान ही। रूपकुंड ट्रैक के मशहूर होने के बाद हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आने लगे। कई लोग उत्सुकता में कई यादगार के तौर पर कंकालों को उठा ले गए। चमोली जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने खुद बताया कि पर्यटक, पर्वतारोही और यहाँ तक कि कुछ तथाकथित शोधकर्ता भी खच्चरों पर कंकाल ढोकर ले जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10-20 सालों में यहाँ एक भी कंकाल नहीं बचेगा, और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा इतिहास का वो अध्याय जिसे पढ़ना अभी बाकी है। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस इलाके में कैंपिंग पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसे पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? कंकालों के रहस्य के बीच एक चीज आज भी जीवित है, वो है नंदा देवी राज जात यात्रा। हर 12 साल में एक बार हजारों श्रद्धालु नौटी गांव से निकलते हैं। वे अपने कंधों पर देवी नंदा की डोली उठाते हैं। उनके साथ चलता है एक खास 4 सींगों वाला भेड़। 280 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा घने जंगलों, खूबसूरत बुग्यालों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, और इसका एक पड़ाव आज भी रूपकुंड के पास पड़ता है। यह यात्रा सदियों पुरानी है। मंदिरों में मिले 8वीं से 10वीं सदी के शिलालेख बताते हैं कि तब भी यहाँ पूजा पाठ होता था। तो क्या रूपकुंड के दक्षिण एशियाई कंकाल तीर्थयात्रियों के हैं, जो आज अलग अलग समय पर इस मुश्किल यात्रा में जान गंवा बैठे? यह सवाल आज भी बना हुआ है। अगर आप भी इस रहस्यमय झील को देखना चाहते हैं तो ये ट्रैक आसान नहीं है। सही समय मई के अंत से अक्टूबर तक। सबसे अच्छा समय सितंबर अक्टूबर रहता है, जब मानसून खत्म हो जाता है और मौसम साफ रहता है। 2 मुख्य रास्ते हैं। रूट नंबर 1 लोहाजंग से वान गांव होते हुए वेदनी बुग्याल और फिर रूपकुंड। यह छोटा लेकिन ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। कुल दूरी करीब 53 किलोमीटर। दूसरा रास्ता लोहाजंग से दीदीनाग गांव, फिर अली बुग्याल, वेदनी बुग्याल और रूपकुंड। यह थोड़ा लंबा है लेकिन चढ़ाई कम खड़ी है। ध्यान रखें, ये हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है। ऑक्सीजन कम है, तापमान माइनस में जाता है। अच्छी फिटनेस, गर्म कपड़े, रेनकोट, गाइड और पूरी तैयारी के बिना ये सफर जानलेवा हो सकता है। और यहाँ प्लास्टिक न फैलाएं, कंकालों को न छुएं, उन्हें अपने साथ न ले जाएं। ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये इतिहास है। तो दोस्तों, रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक पहेली है। पानी में तैरते 600 से 800 इंसानी कंकाल, खोपड़ियों पर ओलों के निशान, 3 अलग अलग वंश समूह, 1000 साल का अंतर, ग्रीस से हिमालय तक का सफर।
1942 में जापानी सैनिकों का शक, 1950 में वैज्ञानिक जांच, 2004 में एक ही घटना का सिद्धांत और 2019 में वो धमाकेदार रिसर्च जिसने सब कुछ बदल दिया। आज भी हम नहीं जानते यूनानी लोग हिमालय में क्या कर रहे थे, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं थी या किसी बड़ी त्रासदी के हिस्से। हो सकता है कि अगली बार जब बर्फ पिघले तो कुछ और राज खुले। हो सकता है कि नई तकनीक हमें और सच बता सके, लेकिन तब तक रूपकुंड अपने राज अपने सीने नीचे पाए रहेगा, बर्फ की सफेद चादर के नीचे उन सैकड़ों कंकालों के साथ जो हजारों सालों से चुपचाप देख रहे समय को बहते हुए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रहस्यमय इतिहास की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।